नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। न्यूज एट 10 की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। सिर्फ 2 महीने में ही 15 करोड़ से अधिक प्रतिभागी बने यात्रा का हिस्सा। अयोध्या में आज गर्भगृह में रखी जाएगी रामलला की मूर्ति। मूर्ति के मंदिर लाए जाने पर उत्साहित दिखे श्रद्धालु। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय के सामने आज पेशी। एजेंसी द्वारा जारी कई समन के बावजूद अभी तक नहीं हुए हैं पेश। दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, वर्तमान वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ने की संभावना। आने वाले वर्षों में भारत की विकास गति रहेगी बरकरार। कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण रेल और उड़ानें प्रभावित। देरी के कारण हवाई पट्टी पर यात्रियों के खाना खाने पर डीजीसीए नाराज। मुंबई एयरपोर्ट और इंडिगो एयरलाइंस पर लगाया जुर्माना। अमेरिका ने हुतियों को वैश्विक आतंकवादी संगठन की सूची में किया शामिल। यमन के हुतियों ने अमेरिका द्वारा संचालित एक और जहाज पर किया हमला। और खेलों की खबरों में ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दम। पुरुष एकल में सुमित नागल उतरेंगे कोर्ट पर। वहीं रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ करेंगे अभियान की शुरुआत, जबकि विजय सुंदर प्रशांत और अनिरुद्ध चंद्रशेखर की जोड़ी खेलेगी पहले दौर का मैच। FIH ओलंपिक क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम की आज जर्मनी से होगी भिड़ंत। रांची में भारतीय टीम ने अपने पूल के अंतिम मुकाबले में इटली को 5-1 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई थी जगह। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होने के बाद से पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से बातचीत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 बार अब तक बातचीत हुई है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान लगातार 2 दिन यात्रा के लाभार्थियों के साथ आमने सामने बातचीत की। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की परिपूर्णता प्राप्ति है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या 15 करोड़ को पार कर गई है। यह जमीनी स्तर पर गहरा प्रभाव पैदा करने में यात्रा की सफलता का प्रमाण है, जो देश भर के लोगों को विकसित भारत के साझा विजन की ओर एकजुट कर रहा है। पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे उत्साह और जोश के साथ जारी है। राज्य के जांजगीर चांपा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार गांवों में पहुंच रही है और लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रही है। इसी कड़ी में नवागढ़ ब्लॉक के जगमहंत गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची और लोगों को जागरूक किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है। यात्रा की इसी कड़ी में मोदी सरकार की गारंटी वाला रथ नवागढ़ ब्लॉक के जगमहंत गांव पहुंचा, जहां लोगों ने भव्य तरीके से इसका स्वागत किया।
केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभागीय अधिकारी भी पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जहां लोगों का इलाज किया, वहीं निःशुल्क दवाएं भी दी। उज्ज्वला योजना का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। इस दौरान विकसित भारत रथ में लगे LED के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। PMY हो गया, आयुष्मान है, SBM है और उज्ज्वला योजना, इसमें किसान सम्मान निधि, विशेषकर जो उज्ज्वला योजना है उसमें महिलाओं का बढ़ चढ़ की भागीदारी है और उसका लाभ बहुत अच्छे से ले रहे हैं। सब विभाग के कर्मचारी नायरी से योजना के जानकारी दी से ओमा सब नागरिक मन अपन लाभ उठाई से। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले चुके लाभार्थियों ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी भी साझा की। उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिले हैं। पहली हमन लकड़ी से नमक खाना बनात रहे, अब गैस में बनात हन। हमन ला यहाँ बढ़िया से इलाज हो जाते हैं हमन के, और हर प्रकार के सुविधा के जो पहल करे है वो बहुत बढ़िया लगी। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा राजस्थान के शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी जारी है। इसी कड़ी में मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी सीकर में पहुंची, जहां लोगों ने इसका शानदार अंदाज में स्वागत किया। राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान के तहत नगर परिषद सीकर के तत्वाधान में सीकर के रामलीला मैदान में एक शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक रतनलाल जलधारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस दौरान केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी आमजन को दी गई। कैंप के अंदर सभी तरह के तबकों के लोग, जिसमें खास तौर से गरीब वर्ग के लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, 17 योजनाएं मुख्य रूप से हैं जिनकी स्टॉल यहाँ पे लगाई गई है। सब काम यहाँ होंगे और जिन लोगों के यहाँ नहीं होते हैं रजिस्ट्रेशन यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में जो काम बचता है वो दूसरे कैंप में वहाँ जा कर के वो उसको कार्य रूप दे सकते हैं। मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि देश के इस शीर्ष कुर्सी पर बैठे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी गांव में, शहर में बैठे उस अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करते हैं और उस अंतिम छोर के व्यक्ति का जीवन स्तर कैसे सुधर सके, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनको राहत प्रदान करने के लिए इस योजना का प्रचार प्रसार में अपनी महती भूमिका अदा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के जरिए स्टॉल लगाकर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए पात्र लोगों का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। इस दौरान शहरवासियों ने भी मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही योजनाओं का लाभ पा रहे लोगों ने अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी भी साझा की। उज्ज्वला में मिले हैं गैस और सिलेंडर। आज से मान लाभ उसी छड़ी से चूल्हों को जलाना पड़े और गैस पर सब कुछ हो जाए। जब मेरा बच्चा हुआ तब मैंने आंगनबाड़ी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। रजिस्ट्रेशन करवाने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा टीकाकरण हुआ, पोषाहार मिला और समय समय पर लाभ बहुत प्राप्त हुए। मुझे सलाह दी गई थी क्या खाना है, क्या पीना है। 8 महीने की होने पर मेरी गोद भराई की गई थी। फिर बच्चा होने पर मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 5000 रुपये की राशि दी गई थी। उस राशि का उपयोग मैंने मेरे और मेरे बच्चे के पोषण में किया। मैंने अपने नज़दीक के आंगनबाड़ी सेंटर में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में उन्होंने मेरे को समय समय पर जाँच दी और मुझे बताया किस तरह का मुझे आहार लेना चाहिए और मेरा समय समय पर टीकाकरण हुआ। हर माह मुझे पोषाहार मिला। पोषाहार मिलने के बाद में जब 7वें-8वें महीने में उन्होंने मेरी गोद भराई की और जब मेरे प्रथम बच्चा हुआ तो मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की तरफ से 5000 रुपये का प्रधानमंत्री जी की तरफ से सहयोग मिला। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव-गांव लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए पहुंच रही मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी
राजस्थान के 12 जिले में भी सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को योजनाओं का लाभ दे रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी का रथ 12 जिले के शाहबाद आदिवासी क्षेत्र के शुभघरा ग्राम पंचायत में पहुंचा, जहां पर आसपास के ग्रामीणों ने पहुंचकर मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लिया। इस दौरान शिविर में लाभार्थियों की काफी भीड़ मौजूद रही। शिविर में आदिवासियों को योजना का हाथों हाथ लाभ दिया गया। गैस सिलेंडर मिल गया फ्री में, लकड़ी बंद हो गई है, गैस के अंदर रोटी करते हैं, बनाते हैं, सब्जी बना लेते हैं जल्दी से। और मुझे ना मोदी जी की तरफ से गैस सिलेंडर प्राप्त हुआ है, जो कि हमें खाना खाने में सहायक ना, और पहले हम लकड़ियों से करते थे और अब ना हमें गैस की वजह से मतलब जल्दबाजी होती है ना, तो मैं मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। राशन फ्री के मिलता है और घर भी मिलवा मोदी वारो घर में चूल्हा गैस चूल्हा फ्री में मिलवा। गैस सिलेंडर मिला, लकड़ी से बचना पड़ा हमका, ये गैस से बहुत फायदा मिला। तुरंत रोटी बना लेते हैं, मुड़ा मुड़ी स्कूल जाते हैं। मुझे मकान मिला पक्का मोदी जी के उससे, मकान बन गया। हमारा कच्चा था पहले, अब पक्का बन गया। पानी बरसता था, मकान टपकता था, कच्चे मकान है पहले, अब पक्का बन गया। और समाचार में फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेशी है। जांच एजेंसी ने चौथी बार समन भेजकर केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। अभी तक केजरीवाल ईडी के सामने एक बार भी हाजिर नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को पिछले हफ्ते चौथी बार ईडी ने समन जारी किया था और 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय का दौरा करेंगे। गृह मंत्री राजधानी शिलांग में असम राइफल्स महानिदेशालय में एक साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय बनने के 2 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। सोलापुर में प्रधानमंत्री लगभग 2000 करोड़ रुपयों की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में PMY शहरों के तहत बनाए गए 90,000 से अधिक घर सौंपेंगे। इसके अलावा वो सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 घर भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में PM स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त के वितरण की शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंगलुरु में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन करेंगे। 1600 करोड़ रुपयों के निवेश से निर्मित 43 एकड़ का यह परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। प्रधानमंत्री बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य देश भर से कुछ लड़कियों को देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में प्रवेश का समर्थन करना है। शाम को प्रधानमंत्री तमिलनाडु के चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ये खेल स्पर्धाएं 19 से 31 जनवरी 2024 तक चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में होंगी। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री प्रसारण क्षेत्र से जुड़ी करीब 250 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिवसीय यात्रा पर युगांडा के कंपाला में आयोजित होने वाले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। युगांडा के नेतृत्व में 19वां NAM शिखर सम्मेलन साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है। भारत NAM के लिए युगांडा की थीम का पूरे दिल से समर्थन करता है। शिखर सम्मेलन के मौके पर विदेश मंत्री के युगांडा के नेतृत्व और NAM सदस्य देशों के समकक्षों से मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा विदेश मंत्री 21 से 23 जनवरी तक आधिकारिक नाइजीरिया यात्रा पर रहेंगे। यह विदेश मंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा है जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी श्री अयोध्या धाम और बताते हैं अयोध्या से जुड़ी हुई खास खबरें। भगवान श्री राम के बाल रूप श्री रामलला का स्वागत करने के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज रामलला की मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। कल मूर्ति को अयोध्या में राम मंदिर में लाया गया। परिसर के अंदर मूर्ति ले जाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। मूर्ति के मंदिर में ले जाए जाने पर श्रद्धालु खासे उत्साहित दिखे। 150 किलो से 200 किलो के बीच में मूर्ति का वजन है। आज गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना होगी। वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत तमाम आयोजन जारी हैं। 16 जनवरी को शुरू हुए अनुष्ठान के तहत आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व शुभ संस्कार 21 जनवरी तक चलेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडो को अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर तैनात किया गया है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो पाए। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से पहले अयोध्या को फुल प्रूफ सुरक्षा घेरे के साथ मजबूत किया जा रहा है।
22 जनवरी को अयोध्या नगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, लोगों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जोरदार तैयारियां चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में तमाम तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। अयोध्या की महिलाओं ने इस महान कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरयू नदी से कलश यात्रा का शुभारंभ किया। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या पूरी तरह से राममय हो चुकी है। हर कोई प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाह रहा है। अयोध्या की तमाम महिलाओं ने इस महान कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरयू नदी से कलश यात्रा का शुभारंभ किया। सरयू घाट पे इस वक्त अयोध्या की सैकड़ों महिलाएं इसी प्रकार से जल भर रही हैं माता सरयू का, और ये कलश यात्रा के माध्यम से ये तमाम महिलाएं यहाँ से निकलेंगी। अयोध्या की सड़कों से कलश यात्रा निकलेगी, सरयू का जल होगा इनके साथ में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कितनी बड़ी संख्या में तमाम महिलाएं मौजूद हैं जो ये कलश यात्रा के माध्यम से अयोध्या की सड़कों से होती हुई निकलेंगी, राम जन्मभूमि तक जाएंगी। और सरयू के जल से जिस प्रकार से भगवान श्री राम के स्नान के अनुष्ठान की विधि को पूरा करना है, उसमें ये जल कहीं ना कहीं काम आएगा। ये तमाम महिलाएं हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। मैम, आज इस कलश यात्रा में आज क्यों आई हैं? भगवान राम के लिए कलश उठा के गंगा सरजू जल भर के ले जाएंगे राम जन्मभूमि पर, उनको अभिषेक करवाना है। इस जल से अभिषेक होगा जी। मैम, आप इस कलश यात्रा में क्यों आई हैं और इस कलश यात्रा का महत्व क्या है? इस कलश यात्रा का बहुत महत्व है। हम अयोध्या वासी हैं, हमें बहुत खुशी हुई, श्री राम की नगरी में हम हैं। आज मुझे इतना अच्छा अवसर मिला कि मैं भगवान राम का कलश यात्रा कर रही हूँ। ये कलश यात्रा क्यों आज भगवान राम के अभिषेक के लिए सरयू का जल क्यों ले जा रही हैं? प्रभु को नहलाने के लिए, प्रभु को नहलाए। उनको थोड़ी ठंडी है लेकिन तभी भी नहलाना तो जरूरी है। वो अपने स्थान पर आएंगे, उस जगह को धुलना है, साफ करना है, पवित्र करना है। पारंपरिक पीली साड़ी में ये तमाम महिलाएं सरयू नदी पर इकट्ठा हुईं और फिर वहां से कलश लेकर राम जन्मभूमि मंदिर के लिए रवाना हुईं। ये तमाम महिलाएं इस पूर्ण कार्य में भागीदार बनकर काफी खुश नजर आईं। श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे, श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे, सरयू से जल लेंगे कलश सजाएंगे, सरयू जी से जल लेंगे कलश सजाएंगे, आज सारे शहर को कलश से सजाएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। इस कलश यात्रा का आयोजन अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी की पत्नी ने किया। उन्होंने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर अयोध्या वासी खुश है और इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहा है। हमारे रामलला का कल जलाधिवास है, उसके लिए आज अयोध्या की महिलाएं जल लेके भगवान सीताराम उनके राम जी के लिए, रामलला के लिए लेके जा रही हैं। कितनी महिलाएं आपके साथ आज पहुंची हैं और कितना दूरी तय करके आप लोग जाएंगे? केवल 251 महिलाओं को बुलाया था, लेकिन अपने प्रेम में बहुत सारी महिलाएं पहुंची हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में तमाम तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं और ये कलश यात्रा भी उन्हीं कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। अयोध्या धाम से आरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अयोध्या से लेकर पूरा भारत राममय है और अयोध्या नगरी में किस तरीके से धार्मिक अनुष्ठान जारी हैं, इस पर और भी जानकारी आपको देंगे और जुड़ेंगे हमारे सहयोगी आरेंद्र प्रताप सिंह के साथ। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है, इस भारत की अलग ही पहचान है।
जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो स्टूडेंट्स की एग्जाम स्ट्रेस को दूर कर देता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो टीचर्स और पेरेंट्स की दुविधा को मिटाता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित करता है? क्या है इस परीक्षा पे चर्चा में जो इसके 7वें एडिशन में 2,26,00,000 लोगों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब जब जुड़ेंगे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अयोध्या पहुंचे और अंतिम समय की तैयारियों की समीक्षा की। ब्रजेश पाठक से बात की हमारे संवाददाता आरेंद्र प्रताप सिंह ने। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, 22 तारीख में बहुत कम समय बचा है, तैयारियां अपने अंतिम समय में हैं। आपने देखा क्या? तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी। अयोध्या में प्रभु राम भव्य मंदिर में पधारने वाले हैं और ये अद्भुत वातावरण निर्मित हुआ है, रोम रोम पे फुल्लित है और चारों तरफ से राम राम की ही गूंज सुनाई दे रही है। प्रभु सबका कल्याण करे और जैसे जैसे अवसर मिले सब लोग दर्शन के लिए आएँ और अपने जीवन को कल्याणमयी मार्ग की ओर ले जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार पे विशेष जिम्मेदारी, क्योंकि अयोध्या आपके पूरी तैयारियां हैं। आप देख रहे हैं कि भव्य नव्य अयोध्या बन करके तैयार है। जी, एक सवाल, कुछ लोग अभी भी राजनीतिक कोई मतलब नहीं, शुभ दिन जब आता घर में विवाह होता है और कोई मांगलिक काम होता है तो हम सबका सहृदय से स्वागत करते हैं, कोई विवादित टिप्पणी नहीं। तो देखा आपने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जो कह रहे हैं कि तैयारियां अपने अंतिम समय में हैं और लगातार कोशिश ये है कि इस शुभ समय में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात ना हो जो विघ्न तरीके से दिखाई पड़ती हो। कैमरा सहयोगी मोंटी सिंह के साथ आरेंद्र प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम। और आइए अब बात करते हैं अयोध्या में मौजूद हमारे सहयोगी आरेंद्र प्रताप सिंह से। आरेंद्र, जय श्री राम। और चूंकि पूरा भारत ही राममय है लेकिन आप अयोध्या में हैं और हम समझना चाहेंगे दर्शकों के लिहाज से कि आज जो अनुष्ठान होने हैं उसमें क्या कुछ खास होगा। सबकी नज़र तो टिकी हुई है जब रामलला को आज गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा, क्या तैयारियां हैं अभी की? जय श्री राम। पराक्रम आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को। और मैं इस वक्त अयोध्या में हनुमानगढ़ी के सामने खड़ा हुआ हूँ। हनुमानगढ़ी वो जगह है कि जब भगवान श्री राम लंका पर विजय करके माता सीता को लेकर अयोध्या वापस आए थे तो उसके बाद उन्होंने हनुमान जी को यहीं पे स्थान दिया था और कहा था कि आप यहीं रहिए और यहाँ से अयोध्या की एक तरीके से देखभाल कीजिए। तो मान्यताओं के आधार पर अयोध्या के कोतवाल के तौर पर माना जाता है भगवान हनुमान को।
और यहाँ पर आने वाले भक्त भगवान राम के जो दर्शन करने आते हैं, अगर वो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन ना करें तो ये माना जाता है कि उनके दर्शन अधूरे रहते हैं। इसलिए देश भर से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। आपने जो सवाल किया कि अनुष्ठान को लेकर, तो आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है, जो कि 7 दिन के विशेष अनुष्ठान अयोध्या में शुरू हुए हैं। और अब कल तक पहला दिन, जो कल दूसरा दिन था, 2 दिन तक, पहले और दूसरे दिन तक सरयू घाट से लेकर मंदिर प्रांगण में कई प्रकार के अनुष्ठान हुए। लेकिन अब आज से विशेष तौर पर मंदिर परिसर में, प्रसाद परिसर में ही अनुष्ठानों का सिलसिला आगे बढ़ेगा, जहां पर कई प्रकार की प्रक्रियाओं का विधि विधान के साथ में पालन किया जाएगा। और हम लगातार देख रहे हैं कि देश भर से तमाम लोग अयोध्या पहुंच रहे। इस वक्त हमारे साथ में जो खड़े हुए हैं, ये पंढरपुर महाराष्ट्र से आए हैं। ये महज एक व्यक्ति नहीं, लेकिन देश के कोने कोने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह से लोग भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। पराक्रम। आर्यन, देखिए आप लोग काफ़ी लंबे समय से अयोध्या में हैं और हम देख रहे हैं कि अयोध्या वासी तो खुश है ही, लेकिन भारत के कोनों कोनों से जो आस्था बरस रही है अयोध्या में, वो वाकई में देखने लायक है। चाहे युवा हो, चाहे संत हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी राममय हैं। ऐसे में किस तरीके की अनुभूति आप देख पा रहे हैं? क्या ये माना जाए कि अब भारत में निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना होने जा रही है? बिल्कुल, आप जो सवाल कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहां से आए हैं? मैं अशोक सिंह हूं, एमपी राजगढ़ से आया हूं। क्या मन में भाव है जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है? मन में तो ऐसा भाव है कि हमारे रोम रोम खड़ा हो रहा है, अंतरात्मा से हम जय जय श्री राम। इतनी खुशी हमें कभी महसूस नहीं हुई। मैं 15 साल से सोच रहा था कि मुझे अयोध्या जाना है, पर आज भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ये मेरा सपना साकार हुआ। और हमारी 500 साल से जो हमने सुनते, मतलब हमारी पीढ़ियां बलिदान हुई, और आज हमें साकार रूप से आपके मन में क्या भाव है? मेरे मन में इतनी खुशी अभी तक मेरे जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। हमारे कई पूर्वज राम लला को से आए हैं। एमपी से आए हम। आप कहाँ से आए? खंडवा एमपी, किशोर नगर गाँव, किशोर कुमार का। बहुत कुछ, बहुत कुछ। हम तो RSS वाले वैसे बोलते हैं, इतना खुश है, हर व्यक्ति खुश है। कौन का? सब नर नारी खुशी है, पशु पक्षी सब निरोगी है, सुखी है, समृद्ध है, आनंद में है। जय श्री राम। तो सब आनंद में है, पराक्रम, और सब खुश हैं और कह रहे हैं कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, जब भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तिथि 22 जनवरी बिल्कुल नजदीक आ गई है। तो महज अयोध्यावासी नहीं, बल्कि देश के कोने कोने से पधार रहे, पहुंच रहे अयोध्या में लोग खुश हैं, आह्लादित हैं इस बात को लेकर कि भगवान राम अब विराजने वाले हैं। पराक्रम। आरेंद्र, लेकिन यदि हम बात करें कि गर्भगृह में कब विराजमान होंगे रामलला, हालांकि सबकी नजरें इस बात पर भी टिकी हुई हैं और 22 जनवरी का इंतजार तो बेसब्री से हो रहा है। तो आज मंदिर में जो खास अनुष्ठान होने हैं वो कब कब और क्या क्या होंगे? पराक्रम, आज तीसरा दिन है विशेष अनुष्ठान को लेकर, और मीडिया को एक तरीके से वो एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो जो विधान है वो अपने आप में गोपनीय तो नहीं, लेकिन हाँ जो भी विधान है उसको एक तरीके से किया जा रहा है जिसमें मीडिया को एक्सेस नहीं है। लेकिन जो जानकारी है उस हिसाब से यही है कि प्रतिमा को कल स्नान करवाया गया, उसके बाद में उनका प्रसाद परिसर में भ्रमण कराया गया, और आज के अनुष्ठान के लिहाज से भी बात की जाए तो परिसर में प्रवेश अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और उस आधार पर बात आगे बढ़ेगी। कल स्नान के बाद में लगातार विधि विधान शास्त्रों में जिस प्रकार का जिक्र किया गया है, और विशेष तौर से मैं आपको बताऊं कि काशी हो या दक्षिण के तमाम राज्यों, वहां से विशेष आचार्य पहुंचे हुए हैं जो इस प्रकार के विधि विधान को, पूरी प्रक्रिया को करा रहे हैं। और 51 से ज्यादा आचार्य काशी से पहुंचे हैं। उनमें से कई लोगों से हमने कल बात भी की थी। सभी का ये कहना है कि जो भी विधान शास्त्रों के माध्यम से लिखा गया है, जिस प्रकार की प्रक्रिया, पूजा का विधान शास्त्रों में लिखा गया है, हर एक प्रक्रिया प्रधान का अनुपालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ा जा रहा है। हालांकि वो हर चीज तक मीडिया की एक्सेस नहीं दी गई है, तो इसलिए तस्वीरें अभी तक वो अंदर जो हो रहे विधान है उसकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आरेंद्र, के आखिरी सवाल मेरा, देखिए पूरे भारत में एक उत्सव का माहौल है, और हम बात करें अयोध्या की तो हमने देखा कि किस तरीके से दीपों से अयोध्या को सजाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम ज्योति जलाने की अपील पूरे भारतवासियों से की है। ऐसे में अयोध्या की जो खूबसूरती है, कितना सुंदर स्वरूप अयोध्या का सवर कर सामने आया है, चाहूंगा अपने शब्दों में आप बयां करें।
शब्द कई बार कम पड़ जाते हैं पराक्रम, इस बात को हम आप भी समझते हैं, और कई बार खूबसूरती या नज़ारा इतना बेहतर होता है कि आंखों में नहीं समाता है। ऐसी ही दिव्य नव्य भव्य अयोध्या जो अब तैयार हुई है, भगवान राम की अवध नगरी अयोध्या धाम जो अब तैयार हुआ है, इतना बेहतरीन सुंदर दिखाई पड़ता है कि इसको शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी प्रयास करूं तो कह सकता हूं कि ढांचागत सुविधाओं को विस्तार दिया गया है। तमाम जो लोग आए उनके लिए यहाँ पे आने का अनुभव बहुत बेहतर हो, सलीके और सुंदर तरीके से यहाँ पे दुकानों को सजाया गया है, एक तरीके का रंग दिया गया है, एक तरीके के नामों को लिखा गया है और राममय दुकानें नजर आती हैं। भगवान श्री राम, उनके जीवन से जुड़े तमाम प्रतीकों को पूरे नगर में उकेरा गया है। साफ सफाई के विशेष प्रबंध हैं, सुरक्षा के बेहतर इंतजाम हो, वीवीआईपी हो या एक आम नागरिक, चाहे वो किसी भी तरीके से यहाँ पहुँचता है, उसके लिए समान प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। और हालांकि अभी 22 तारीख तक आम लोगों को आने के लिए ना कहा गया है, क्योंकि जो विशिष्ट मेहमान होंगे उनको जिनको आमंत्रित किया गया 22 तारीख तक वही आए, क्योंकि व्यवस्था में सहयोग होगा। लेकिन 22 तारीख के बाद जब लोग आएंगे तो इस नई दिव्य भव्य अयोध्या के जब दर्शन करेंगे तो उनका मन निश्चित तौर से प्रसन्न होने वाला है, क्योंकि स्थितियाँ यहाँ पे बहुत बेहतर हैं और अपने आप में सुंदरतम नगर की स्थिति के लिहाज से अगर बात की जाए तो अयोध्या उसके लिए सजकर तैयार दिखाई पड़ रही है। पराक्रम, निश्चित रूप से आरेंद्र, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस बहुप्रतीक्षित क्षण के आप साक्षी बनेंगे और आपके जरिए डीडी न्यूज के तमाम सभी दर्शक भी इस क्षण को देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कि पूरा जो माहौल है वो बहुत ही राममय है और पूरा उत्सव भारत में मनाया जा रहा है। और जैसे जैसे अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे लोगों का उत्साह भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की खुशियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में हमें ये समझना होगा कि जो 22 जनवरी का इंतज़ार हम सभी कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने आपको जैसे बताया कि तारीख जब नज़दीक आ रही है, तैयारियां बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ रही हैं और इन सब के बीच में हम आपको ये भी समय समय पर लगातार बताते रहेंगे कि जो अनुष्ठान होने हैं उनका विधि विधान कैसा है, किस तरीके से वो कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। और हम सभी चूंकि साक्षी तो होंगे ही, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी आरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उत्सव का माहौल है, बहुत खूबसूरत तरीके से अयोध्या नगरी को सजाया गया है और यदि उसकी खूबसूरती को, उस दृश्य को वर्णन करने की बात करें तो उसके लिए जो समय है वो कम पड़ता हुआ जा रहा है। बहरहाल अब आपको कुछ और खबरें भी हम बताएंगे न्यूज़ एट 10 में, लेकिन अयोध्या से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए हम आपको बता दें कि डीडी न्यूज़ के बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो अयोध्या में मौजूद हैं ताकि आपको पल पल की जानकारी हम दे सकें। फिलहाल न्यूज़ एट 10 में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज़। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1
सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जैसे जैसे अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पूरा देश राम भक्ति के रंगों में रंगता हुआ नजर आ रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड की रहने वाली छात्रा ने इको पर्यावरण अनुकूल कोयलिंग पेंटिंग से भव्य श्री राम मंदिर बनाया है। भगवान श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा दर्शाने के लिए बनाई गई इस डिग्रेडेबल पेपर से तैयार पेंटिंग को तैयार करने वाले कलाकार से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। अयोध्या में जैसे जैसे भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, पूरा देश राम भक्ति के रंगों से रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। देश भर में कई तरह के कार्यक्रम और उत्सव तो आयोजित हो ही रहे हैं। इसी क्रम में कई कलाकारों ने अयोध्या में राम मंदिर की कलाकृतियां भी बनाई है। अभी हमारे साथ आरती रावत मौजूद है, जिन्होंने कोयलिंग आर्ट से भगवान श्री राम के मंदिर को दर्शाया। ये इको फ्रेंडली मंदिर है, ये बात करते हैं। आरती जी, जो आपने मंदिर बनाया है अयोध्या का सांकेतिक, ये क्या है और किस कलाकृति का नमूना है? जैसा कि सब जानते ही हैं, अयोध्या में राम मंदिर जो है वो बहुत भव्य तरीके से बन रहा है, तो मैंने भी अपना एक योगदान इसमें देना चाहा है और मैंने पेपर आर्ट, जिसे हम क्विलिंग आर्ट भी कहते हैं, उसका प्रयोग करके एक जो राम मंदिर है वो बनाया है। और ये जो है ये पूरी तरीके से पेपर से बना है, इसमें किसी भी रंग का यूज़ नहीं हुआ है। जो भी है वो कलरफुल पेपर और रिसाइकिल पेपर का इसमें जो है हमने प्रयोग करके इसे बनाया। मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि गणपति हो गए, ओम हो गए और बहुत सारे जैसे कि नेम फ्रेम्स हो गए, और ये सारी चीज़ें हम इससे बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ ज्वेलरी भी हम इससे बना सकते हैं। ये इको फ्रेंडली है तो पर्यावरण के लिहाज से कितना अनुकूल है? पेपर, जैसा कि सभी लोग जानते ही हैं कि पेपर जो है वो इजीली मतलब डिग्रेडेबल है, और इसमें हमने बहुत हद तक रिसाइकिल्ड पेपर का भी यूज़ किया है, जिससे कि पेड़ का जो पेड़ कट कर पेपर बनता है उसका मतलब पेड़ कम से कम कटे, और इसीलिए हमने रिसाइकिल्ड पेपर का भी इसमें प्रयोग किया है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस राम मंदिर की भव्य, दिव्य और अलौकिक कलाकृति के जरिए? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि राम अपने आप में ही मतलब एक बहुत बड़ा नाम है, और बहुत समय के बाद ये मौका आया है कि इतना भव्य मंदिर जो है वो श्री राम को एक तरीके से समर्पित है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे वहाँ तक पहुँचा पाऊँ, और जो ये मेरा योगदान है वो कहीं ना कहीं राम मंदिर में आगे दिखाई दे। तो ये थी राम भक्ति के रंगों से रंगी हुई कलाकार आरती रावत, जिनका मानना है कि उन्होंने भगवान श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास को दर्शाने के लिए ये एक कलाकृति अयोध्या के मंदिर की दर्शाई है, ताकि समाज और राष्ट्र को भगवान श्री राम के जीवन दर्शन, मानव मूल्यों और इस दीपोत्सव के त्यौहार और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के प्रति जागरूकता और श्रद्धा बढ़े। मेरे सहयोगी कैमरामैन SP दुबे के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। श्री राधे कृष्ण की पावन धराधाम वृंदावन में जहां एक और स्वच्छता अभियान की धूम है, तो दूसरी ओर सभी संत जन बेसब्री से श्री अयोध्या धाम में रामलला के नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की प्रतीक्षा में है। श्री राम तत्व को कृष्ण की नगरी वृंदावन में समझने के लिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने श्री मलुक पीठाधीश्वर द्वाराचार्य राजेंद्र दास से विशेष बातचीत की। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि वृंदावन भी प्रफुल्लित है, और यहाँ पर रामानंदाचार्य जी की परंपरा में मलुक पीठाधीश्वर जी हमारे साथ हैं इस विशेष वार्ता में। आपकी दृष्टि से वृंदावन में कितना उल्लास है इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर? ब्रज की पवित्र भूमि से श्री अवध का अत्यंत प्राचीन संबंध है। मूल में इस ब्रजमंडल को मधुबन कहा गया, और मथुरापुरी ब्रजमंडल बसाया भगवान श्री राम के अनुज शत्रुघ्न जी ने। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में भगवान सुखदेव जी ने कहा है, शत्रुघ्नस्य मधोः पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वै पुरीम। तो ब्रजमंडल की स्थापना ही श्री रघुनाथ जी की है। तो जिन रघुनाथ जी के अनुज श्री शत्रुघ्न कुमार ने ब्रजमंडल की स्थापना की, उन ब्रजवासियों के चित्त में श्री राम मंदिर निर्माण और रामलला की भव्य प्रतिष्ठा का
उत्साह होना स्वाभाविक है। सभी ब्रजवासी अपने हृदय से अत्यंत आह्लादित और प्रसन्न हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल में, घर घर में और प्रत्येक मठ मंदिर में दिव्य भव्य उत्सव मनाने की तैयारियां हो रही हैं। यह अत्यंत ऐतिहासिक पवित्रतम कार्य वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में संपादित हो रहा है। सभी संत इससे अत्यंत आह्लादित और प्रसन्न हैं। ये भी कहते हैं कि जो राम जी हैं वो राधा माधव के रूप में यहाँ आ गए, रा और म को इस तरह से भी संत लोग अपने भाव व्यक्त करते हैं। गर्ग संहिता में ब्रह्मा जी ने जहाँ भांडीर वट पर राधा कृष्ण का विवाह कराया है, वहां स्पष्ट शब्दों में गर्ग संहिता में ब्रह्मा जी महाराज ने स्तुति करते हुए कहा कि राधा रानी के लिए वे कह रहे हैं, ब्रह्मा जी, जनकात्म जेयम रघुनंदनस्त्वम, हे श्री कृष्ण आप रघुनंदन हैं। और राधा रानी के लिए कह रहे हैं कि आप जनकात्म जा, जनक नंदिनी है। जनक नंदिनी ही श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी हुई और श्री दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन ही नंदनंदन श्री कृष्ण हो गए। ऐसा गर्ग संहिता में स्पष्ट है। और सुख संप्रदाय के एक आचार्य हुए हैं श्री राम सखी जी, उन्होंने कहा, रा अक्षर श्री राधिका मा मन मोहन जान, राम नाम याते भयो जान ही संत सुजान। स्पष्ट तौर पर अयोध्या धाम ही नहीं, संपूर्ण विश्व में उल्लास है और खासतौर पर वृंदावन तो पूरी तरह से इस अद्भुत क्षण की प्रतीक्षा में है। कैमरामैन नवीन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, वृंदावन धाम। और आइए बात करते हैं मौसम की। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कोहरे के कारण उड़ान और रेल परिचालन में भी देरी हो रही है। कई ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा है। उत्तर रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज दिल्ली पहुंचने वाली 18 ट्रेन विलंब से चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में भारी कोहरे की वजह से कम दृश्यता के कारण IGI हवाई अड्डे पर कई फ्लाइट देरी से चल रही हैं और कुछ फ्लाइट रद्द हो गई हैं। दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरा में रह रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी तापस का। तापस, जो स्थिति है वो स्थिति तो चिंताजनक है ही, हम सुबह से इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त जहां आप खड़े हैं हम देख पा रहे हैं कि पीछे पूरा कोहरा है, जो विजिबिलिटी है वो लगभग ना के बराबर है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सुबह के हिसाब से अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें तो सुबह करीब 5:30 बजे करीब 50 मीटर की विजिबिलिटी थी दिल्ली और आसपास के इलाकों में। अगर उसके मुताबिक देखें तो अभी विजिबिलिटी इंप्रूव हुई है और एयरपोर्ट और आसपास के जो जगह हैं वहाँ पे भी जो विजिबिलिटी है इंप्रूव हुई है। लेकिन जो मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो वो उनका मानना है कि जो रात में और अर्ली मॉर्निंग में इस तरीके की विजिबिलिटी लो रहेगी। जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा धूप के साथ विजिबिलिटी में इंप्रूवमेंट देखी जाएगी। लेकिन ये जो कोल्ड डे कंडीशन या कोल्ड वेव कंडीशन जो चल रहा है इस वक्त, ये अभी 4-5 दिन ऐसे ही लगातार चलेगा। अगले 2 दिन यानी आज और कल ऑरेंज अलर्ट की स्थिति बनी हुई है और ये ऑरेंज अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के जो आसपास के इलाके हैं इन जगहों पे, इन 4 स्टेट्स में यूनियन टेरिटरीज में ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल दोनों दिन के लिए रहेगा ये। और दूसरी जो अहम चीज है कि अगर हम बात करें इस ये पूरे प्रक्रिया की तो हम देख पाएंगे कि AQI लेवल भी 300 के ऊपर ही है। तो एक तरह से ठंड तो है ही, ठंड के साथ साथ पोल्यूशन की मार भी झेल रही है दिल्ली और ये एक तरह से अंग्रेजी में जैसे कहते हैं डबल वैमी है। तो ये दोहरी मार दिल्ली वासियों को देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तापस इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य जो कि ग्राउंड जीरो से बता रहे थे मौसम का हाल। बहरहाल रुक करते हैं कुछ और खास खबरों का। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। इस मौके पर रक्षा सचिव ने गणतंत्र दिवस शिविर में पहली बार आयोजित वेस्ट टू वेल्थ प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। यहां कैडेट्स ने कचरे को अद्भुत रूप दिया है। यहां सबसे आकर्षण का केंद्र पुराने कपों से बनाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकृति भी बनी हुई है। कैसे बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपने इस रिपोर्ट में। रक्षा सचिव गिरधर अरमा ने बुधवार को दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के
गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का दौरा करने पहुंचे। इस मौके पर देश भर के सभी निदेशालयों से आए कैडेटों ने रक्षा सचिव के समक्ष रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हुए अपने अपने राज्य की संस्कृति को दर्शाया। NCC cadets give a great hope to the nation. Their performance both in cultural programs as well as in display of the innovative products was very, very impressive. In fact, they give us the hope that our nation is in very secure hands. Our future is dependent on these young people who are willing to work hard in a disciplined way and also contribute to the social activities in a major fashion. Especially the way the social activities have been carried out recently by the NCC Directorate is very, very impressive. एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में पहली बार वेस्ट टू वेल्थ प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कैडेट कचरे से एक से बढ़कर एक उत्पाद बनाकर प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ चाय कॉफी के उपयोग में आए कपों को इस तरह से रूप दिया गया है कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि साफ झलकती है। किस तरह से आपने ये बनाया है, क्या खासियत है इसकी? सर हमने पहले वेस्ट टी और कॉफ़ी कप्स कलेक्ट किए थे पहले, उसके बाद उनको क्लीन किया हमने, उसके बाद हमने एग्जैक्ट डायमेंशन मेजरमेंट सब लेके हमने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पोर्ट्रेट बनाया था। तो उसमें एफर्ट्स लगे थे, बहुत लोग के एफर्ट्स लगे थे। कुल कितने आपको इसमें कप लगाने पड़े और कलर किस तरह से कर रहे हैं आपने? हमें 6000 कप लगाने पड़े थे और हमने 15 शेड्स ऑफ कलर लगाए थे, डिफरेंट शेड से। और पहले हमने एक एक कप को पेंट किया, उसके बाद एग्जैक्टली उसको एक एक जगह पे प्लेस किया। कैसे सोचा कि प्रधानमंत्री मोदी को इसमें आकृति दी जाए? हमने ऐसा सोचा क्योंकि मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के मेन लीडर है और हर बार स्वच्छता को प्रमोट मोदी जी करते हैं, तो वो सोच के हमने ये बनाया था। तो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान को जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है, तो ये कैडेट भी उनसे प्रेरणा लेते हुए उनका खास तौर पर यहाँ पर आकृति बनाई है, जो कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस शिविर के अंदर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कैमरामैन सौरभ बख्शी और सन्नी काल्ला के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की वजह से हवाई परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसके कारण यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। हाल में यात्रियों का टरमैक पर खाना खाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कड़ा एक्शन लिया है। मुंबई एयरपोर्ट को 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जबकि इंडिगो को 1.20 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। उल्लंघन के लिए एयर इंडिया और स्पाइस जेट को 30 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था के 7.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF के एक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान कहा कि आने वाले वर्षों में भारत की विकास गति बरकरार रहेगी। I said that current year, that is for the current financial year, RBI's growth projection was 7%. The NSO, National Statistics Office, has said 7.3%. So in fact, when we said 7% for current year, there were a lot of opinion, lot of views outside that RBI was over projecting. But in actuality, the National Statistics Office, which has lot more data, has said 7.3% for current year. And for next year, that is the financial year 24-25, what I mentioned is that my sense is that India's GDP growth will touch 7%. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने सेमीकंडक्टर के लिए अमेरिका, जापान और यूरोप के कुछ देशों सहित कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। So the biggest priority is on design. That's where we have a very big strength. We have, as I said, about 300,000 design engineers. In design, we are advancing from being a back office to actually producing complete chip, or rather actually designing the complete chip, to going out to the customers,
taking the concept and then developing the entire chip. So that's a very important journey. So this is very big focus for us. अमेरिका ने हूती को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करके स्पेशलिटी डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में शामिल कर दिया है। हूती को स्पेशली डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में फरवरी 2021 में हटाया गया था ताकि मानवीय त्रासदी की हालत से जूझ रहे यमन के लोगों के लिए जरूरी मदद सामग्री भेजी जा सके। लेकिन अब लाल सागर में हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों की वजह से उन्हें फिर से स्पेशली डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में शामिल करने का फैसला किया गया है। स्पेशली डेजिग्नेट ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर हूती आतंकी संगठन की दुनिया में किसी संपत्ति को जब्त करने का रास्ता खुल जाता है। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज भारतीय खिलाड़ी अपना जलवा दिखाने के लिए उतरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल में सुमित नागल अपना दूसरे दौर का मैच खेलेंगे। वहीं रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, जबकि विजय सुंदर प्रशांत और अनिरुद्ध चंद्रशेखर की भारतीय जोड़ी पहले दौर के मैच में कोर्ट पर उतरेगी। रांची में चल रहे FIH ओलंपिक क्वालिफायर्स के सेमीफाइनल में आज भारतीय महिला हॉकी टीम जर्मनी से भिड़ेगी। भारतीय टीम की नजर इस मैच को जीतकर ओलंपिक का टिकट कटाने पर होगी। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच को दोहरे सुपर ओवर में अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज पर 3-0 से अपना कब्जा भी जमा लिया। सीरीज के आखिरी मैच में दोनों टीमें 20-20 ओवर के बाद 212 रन बना पाई थी। इसके बाद पहले सुपर ओवर में दोनों टीमें 16-16 रन बना सकी। फिर डबल सुपर ओवर में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 रन बनाए। इसके बाद अफगानिस्तान की टीम ने 3 गेंद में ही 2 विकेट गंवा दिए और इस तरह भारतीय टीम ने जीत हासिल की। इसी के साथ ही न्यूज़ एट 10 में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।